अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो स्टूडेंट्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और उनको डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उनको ये वीडियो टारगेट कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स आपके लिए सीखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोफेशनली कदम रखेंगे इंडस्ट्री के अंदर और जैसे जैसे आप रोल्स में ऊपर बढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे कि एंट्री लेवल के बाद जो मिड सीनियर या सीनियर लेवल पोजीशन पे होता है वो ज़्यादातर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, कैंपेन डिज़ाइंस इस हवाले से डिसीजंस मेक कर रहा होता है। कंपनी गोल्स के हवाले से वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है। इस स्ट्रैटेजी को बनाने में, मॉनिटर करने में, इसके अंदर पिवट करने में, इसके अंदर ट्वीक्स करने में हमें डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है। मैट्रिक्स सबसे पहले समझ लेते हैं होते क्या हैं। देखें, जो आपको ये तो पता होगा कि हम हर चीज़ को मेजर करते हैं और उसका एक मेजरिंग यूनिट होता है। इसी तरीके से उन मेजरिंग यूनिट्स की बिना पे हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं और वो हमारे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बन जाता है, जिसकी बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। अब मैं आपको मिसाल लेके समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि भाई एवरेज एक यूज़र कितनी देर के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर ठहर रहा है, कितनी देर तक वो आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहा है। अज्यूमिंग एक यूज़र आया, वो 1 मिनट ठहरा, दूसरा यूज़र आया, वो 30 सेकेंड्स रुका, तीसरा यूज़र आया, वो इतनी देर रुका। अब इन ड्यूरेशंस का जब आपने एक एवरेज लिया कि आपके पास कितने पेज व्यूज़ आए और उसमें एवरेज एक यूज़र एक पेज पे कितनी देर रुका, जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास एक सेशन ड्यूरेशन निकल के आ गई। इस सेशन ड्यूरेशन से आपने ये इन्फर किया, ये नतीजा अखज़ किया कि जब भी मेरी वेबसाइट पे कोई एक नया पेज डलता है या कोई पेज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके ऊपर मेरा यूज़र कम से कम 30 सेकेंड्स तो रुकता ही है। ये सेशन ड्यूरेशन का मैट्रिक्स आपको बता देगा। लेकिन इस मैट्रिक्स से आपको फ़ायदा क्या हुआ? अब जब आप कोई प्लान कर रहे होंगे कंपनी के अंदर या डिस्कशन कर रहे होंगे और आपको पता हो कि सेशन ड्यूरेशन क्या है, तो नए पेजेस डिज़ाइन करते हुए या करंट पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हुए आप ये फैसला कर सकते हैं कि भाई आपने कुछ इस किस्म का डिज़ाइन करना है कि लेस देन 30 सेकेंड्स के अंदर मेरा यूज़र तमाम पेज को स्क्रॉल कर ले, समझ ले, या फिर मैं उसको अपना जो एम है गोल का वो डिलीवर ज़रूर कर दूँ, मैं अपना मैसेज कन्वे कर दूँ लेस देन 30 सेकेंड्स के अंदर। और इसी के हिसाब से मैं यूज़र टेस्टिंग करूँगा कि 30 सेकंड के अंदर क्या मैं अपना मैसेज डिलीवर कर पा रहा हूँ, मेरा लैंडिंग पेज उस हिसाब से ऑप्टिमाइज रहा है। तो इस तरीके से मैट्रिसेस हमारी मदद कर रहे होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। किसी टीनेजर को भी मैं आसानी से समझाना चाहूँ कि भाई अगर आपने मैट्रिसेस की बिना पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर डिसीजंस मेक करने हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उसको 3 हिस्सों में सोचेंगे। फर्स्ट पार्ट इस बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर 2 मैट्रिक्स को आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट पर एक्विजिशन, सेकंड वन इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। वेबसाइट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करेंगे कि आपकी वेबसाइट किस हद तक अच्छी परफॉर्म कर रही है या फिर उसमें किन पोर्शंस के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थर्ड सेगमेंट इज़ एड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जिनकी बिना पे हमें पता चलेगा कि हमारे ऐड के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और किन चीज़ों को हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को। बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर हमने सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर इनको हमने अच्छे से समझ लिया तो फर्दर मैट्रिक्स भी जो हमारे पास आते रहेंगे उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन को आप ऐसे समझ लीजिए, उर्दू या हिंदी के अंदर एक शख्स को अपना ग्राहक बनाने में आपकी जेब से कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, इसको कहते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन। अमूमी तौर पे डिजिटल मार्केटर्स क्या कर रहे होते हैं कि एड्स चला रहे होते हैं। अब उस एड्स में से मिसाल के तौर पे उनके पास 10 लीड्स आ गए, लेकिन उन 10 लीड्स में से एक्चुअली किसी ने ख़रीदा क्या और कितने का ख़रीदा, ये सारी तमाम चीज़ें तो ज़्यादा अहम है। तो हमने मिसाल के तौर पे 10 लीड्स जनरेट की, उनमें से एक पर्सन ने कुछ परचेज़ किया। अब आप इसमें ये समझिए कि हमने जब फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया तो फेसबुक हमें दिखा रहा होगा पर लीड कॉस्ट कि 10 लीड्स अगर आपने जनरेट किया और एक लीड मान के चलिए $10 की है, तो आपने $100 स्पेंड कर दिए सिर्फ लीड्स जनरेट करने में। लेकिन उनमें से किसी ने ख़रीदा, कितनों ने? एक ने ख़रीदा, यानी अब आपके एक कस्टमर को कन्वर्ट करने की कॉस्ट क्या हो गई? $100 ऐड इसके हवाले से। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि आपके बिजनेस लेवल के अंदर एक कस्टमर को कन्वर्ट करने की क्या कॉस्ट है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मैच करेंगे कि मैं स्पेंड कितना कर रहा हूँ और मेरे एक कस्टमर को कन्वर्ट करने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अब आप उसमें से एक्सपेक्ट करके बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्लाइंट को
कि अगर आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन $10 है तो $100 के अंदर आप 10 नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका बिजनेस ओनर आए कि सही है अभी तो मंथली बजट जो है वो $100 चल रहा है, लेकिन इफ़ आई मेक इट 1000 तो आप कितनी मुझे लीड्स जनरेट करके दे सकते हैं, कितनी कन्वर्जन्स ला सकते हैं। इस लेवल पे आप बिजनेस ओनर को ये बताएंगे कि देखें आपको एक ग्राहक कन्वर्ट करने में कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रही है $10, यानी 1000 $1000 अगर आप मुझे देंगे तो 100 क्लाइंट्स के पास न्यू ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कॉस्ट पर एक्विजिशन को लेके चलना है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसे LTV के नाम से भी जाना जाता है। LTV क्यों अहम है? बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो एक क्लाइंट को क्लोज करने में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं बनिस्बतन उनके प्रोडक्ट कॉस्ट के भी। जैसे अगर प्रोडक्ट 3000 का है तो वो कस्टमर को क्लोज करने में अपनी जेब से 4000 रुपये स्पेंड कर देंगे। अब ये कंपनीज जो बैठी हुई हैं वो बेवकूफ़ तो है नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा उनका पैसा कहाँ जा रहा है। समटाइम्स कंपनीज ये पर्पसली भी करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू समझती हैं। जो कंपनीज ये समझती हैं कि एक कस्टमर कम से कम मेरे पास 10 मंथ्स तक रहेगा और हर मंथ वो मुझे 3000 रुपीज़ पे करेगा, तो वो ये देख लेगी कि यानी इस कस्टमर से मैं टोटल 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, ना कि 3000 रुपये। तो अब वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उस कस्टमर की 30,000 देखेंगे और वो देखेंगे कि इसको कन्वर्ट करने में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 4000 रुपीज़। तो अब वो 30 में से 4000 माइनस कर देंगे और उनका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 26,000। तो इस तरीके से वो उसको समझ रहे होते हैं। इस वजह से कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू समझना आपके लिए अहम है। जो बिजनेसेस रिकरिंग परचेजेस पे बेस्ड होते हैं और ऐसे बिजनेसेस जिनके अंदर रिकरिंग साइकिल तो है लेकिन साथ साथ वन टाइम कन्वर्ट करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है और उसके बाद उसको मेंटेन करने में मिनिमल कॉस्ट लग रही है या समटाइम्स कॉस्ट लगी नहीं रही, ऐसे बिजनेसेस के लिए इनिशियली कस्टमर को कन्वर्ट करना ज़्यादा अहम बन जाता है। जस्ट लाइक आप ऐसे कर लीजिए कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज को पकड़ना, जब उनको किसी और नेटवर्क से अपने नेटवर्क के ऊपर नए कस्टमर्स लाने होते हैं तो वो आपके ऊपर कई ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, मे बी जिसकी उस टाइम पे परचेस पे वर्थ ना हो। जैसे वो आपको 50 रुपये की सिम दे रहे हैं लेकिन कंपनी को वो सिम 200 रुपये की पड़ रही है या 500 रुपये की पड़ रही है, लेकिन वो आपको 100 रुपये की दे रहे हैं, 50 रुपये की दे रहे हैं या समटाइम्स मुफ्त दे रहे हैं। इवन आपको सिम रजिस्टर करने पे भी फ्री मिनट्स दे रहे हैं। तो वो अपनी जेब से स्पेंड नहीं कर रहे, वो ओवरऑल पीछे आके बड़ी साइकिल को समझ रहे हैं, वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को समझ रहे हैं। आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आपने देखना है अपने प्रीवियस 2 साल का डेटा देख लें, पिछले 2 साल के डेटा में देख लें कि एक कस्टमर एट एन एवरेज आपके साथ कितने अरसे रुकता है, वेदर वो 1 मंथ रुकता है या वो 6 मंथ्स रुकता है या वो 2 ईयर्स रुकता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें एवरेज जो आप मंथली उससे कमा रहे हैं या ईयरली कमा रहे हैं उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि एट एन एवरेज आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू इतनी बनेगी। फॉर 6 मंथ्स वो मुझे इतना पे करेगा, यानी इतने टोटल पैसे मेरे पास आने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ वेबसाइट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। वेबसाइट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बिना पे हम जज करते हैं कि वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस या वेबसाइट के अंदर इन इट सेल्फ क्या कमियां हैं या फिर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है। इनमें से एक मैट्रिक्स हमने स्टार्ट में डिस्कस किया विच वॉज सेशन ड्यूरेशन। इसी के साथ साथ कुछ मैट्रिक्स बहुत काम आते हैं, जैसे कि बाउंस रेट। बाउंस रेट से मुराद ये होता है कि कितने फ़ीसद लोग मेरी वेबसाइट पे एक पेज पे आए और इससे पहले कि वो दूसरे किसी पेज पे जाते वो बाउंस बैक कर गया, उन्होंने बैक कर लिया, उनको यानी उसका जवाब नहीं मिला। अब बाउंस रेट के हिसाब से मैं क्या जज कर लूँगा कि ईदर मेरा लैंडिंग पेज या मेरा कंटेंट इतना अपीलिंग नहीं है या फिर यूज़र की सर्च क्वेरी को वो कम्प्लीटली आंसर नहीं कर रहा, या तो मैंने ऐड में या अपने मेटा टाइटल्स के अंदर दिखाया कुछ और है और लैंडिंग पेज पे कुछ और दिख रहा है, तो भी बाउंस ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है। या हो सकता है वो कुछ और समझ के आया और उसने मेरे लैंडिंग पेज पे जो पाया वो टोटली मुख्तलिफ था। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बाउंस रेट ज़्यादा हो। हमें क्या करना है, हमें कुछ मेक श्योर करना है कि हमारा बाउंस रेट वेबसाइट के ऊपर कम से कम हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेशन ड्यूरेशन को बढ़ाना है। हमें लोगों को आपकी वेबसाइट पे स्टिक करना है, ज़्यादा देर तक रोकना है। तो बाउंस रेट रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। अगर बाउंस रेट आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा आ रहा है तो अब एक दफ़ा आप यूज़र टेस्टिंग करें, एनालिसिस करें, क्या मैं सर्च क्वेरी को कम्प्लीटली आंसर कर रहा हूँ, क्या मेरा वेब लैंडिंग पेज कम्प्लीटली ऑपरेशनल है,
क्या मुझे कोई चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या मैं मैसेज कम्प्लीटली उसको डिलीवर कर पा रहा हूँ जो यूज़र ढूंढने आ रहा है। ये तमाम सवालात आप अपने आप से करें और अपने लैंडिंग पेजेस के अंदर इस हिसाब से चेंजेस करें तो बाउंस रेट रिड्यूस हो सकता है। सेकंड वेबसाइट मैट्रिक्स इज़ यूनिक यूज़र्स। यूनिक यूज़र्स आपके कितने आ रहे हैं एक वेबसाइट के ऊपर, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या हमारी वेबसाइट पे ऑन अ मंथली बेसिस यूनिक यूज़र्स का, यूनिक पेज व्यूज़ का फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर मेरे पास न्यू यूनिक यूज़र्स आ ही नहीं रहे। अब अगर ये सिनेरियो है कि मेरे पास यूनिक यूज़र्स नहीं आ रहे, तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग को इस तरीके से यूज़ करूँ अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए कि मेरे पास न्यू यूज़र्स भी मेरी वेबसाइट पे आएँ। क्योंकि आप सोच के रखिए कि अगर आपकी वेबसाइट को नए लोग नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो आप नए कस्टमर को कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे। पुराने ही कस्टमर बार बार आपकी वेबसाइट को देखते हैं, इससे हमें एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। हमें मेक श्योर करना है, बीइंग डिजिटल मार्केटर, हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने अपनी वेबसाइट और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो वील मेक श्योर कि हमारे नंबर ऑफ़ यूनिक पेज व्यूज़ या यूनिक यूज़र्स बढ़ें ऑन अ मंथली बेसिस, या फिर एटलीस्ट हम एक नंबर मेंटेन करें कि कम से कम 10,000 यूनिक यूज़र्स हम पर मंथ वेबसाइट पे लाते ही लाते हैं। इस तरीके से आपने अपनी कंपनी के अंदर, अपने इदारे के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि इतने न्यू यूज़र्स को तो पर मंथ हमने रीच करना ही है। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक की परसेंटेज कितनी है। क्या हम तमाम पेड ट्रैफिक के ऊपर एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, या फिर हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक की भी परसेंटेज है। हमें ये गूगल एनालिटिक्स में जाके देख लेना है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक में हमें अपने एफर्ट्स इस तरीके से पुट इन करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंक्रीज़ करें, ताकि जो हमारे एड स्पेंड के ऊपर इतना पैसा कंपनी का इन्वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो, और लॉन्ग टर्म के ऊपर हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को टारगेट कर रहे हो। इनऑर्गेनिक या पेड ट्रैफिक हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स को हमारे एंटरटेन करता है। लॉन्ग टर्म के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके अलावा हमने देखना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर मोबाइल ट्रैफिक परसेंटेज क्या है, कितने फ़ीसद लोग मोबाइल से यूज़र्स हैं, कितने फ़ीसद लोग हमारे डेस्कटॉप यूज़र्स हैं, कितने यूज़र्स टैबलेट से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मोस्टली मोबाइल ट्रैफिक ऑनलाइन अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास मोबाइल यूज़र्स का ही आएगा। तो अब हमने देखना है कि इधर मोबाइल यूज़र्स परसेंटेज और मोबाइल यूज़र मैट्रिक्स को देख के हमें ये समझना है कि क्या हमने अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया हुआ है, विद टाइम हमारा मोबाइल ट्रैफिक बढ़ रहा है या नहीं, या हमारे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो डेस्कटॉप से आ रहे हैं। हमें यूज़र को भी समझना है, हमें वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, और मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन के अंदर हमने मेक श्योर करना है कि मोबाइल व्यू के अंदर ही हम कॉल टू एक्शंस अपने क्लियर रखें, ईजी टू रीच रखें, ईजी टू स्क्रॉल रखें, ताकि यूज़र ज़्यादा देर तक मोबाइल डिवाइसेस पे भी हमारी वेबसाइट पे रहें। अक्सर मैं वेबसाइट्स पे देखता हूँ कि उन्होंने डेस्कटॉप व्यू में वेबसाइट डिज़ाइन बहुत अमेजिंग रखा हुआ होता है, और बहुत सी वेबसाइट्स मोबाइल फ्रेंडली होती ही नहीं है। तो ये चीज़ें चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और हमें इन चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स आर एड मैट्रिक्स। एड मैट्रिक्स के अंदर हम उन मैट्रिक्स की बात करते हैं जिनकी बेसिस पे हम एड परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। देखिए कुछ मेजर मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले CPM, जिसे कहते हैं कॉस्ट पर मिली। कॉस्ट पर मिली का मतलब ये होता है कि 1000 लोगों को अपना ऐड दिखाने के लिए आपकी जेब में से क्या कॉस्ट जा रही है। अब कॉस्ट पर मिली में होता यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, इम्प्रेशन उस ऐड पे आया, और उसकी एवरेज क्या कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट पर मिली की बेसिस पे हम क्या जज कर सकते हैं कि अगर CPM किसी ऐड का बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी लोग उस ऐड को ईदर देखना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, या मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो रही है इस ऐड के लिए, या आपस में एडवर्टाइजर्स बहुत ज़्यादा इस ऑडियंस सेगमेंट के लिए compete कर रहे हैं, इसी वजह से CPM मेरा बहुत ज़्यादा है। अब अगर बहुत सारा एडवर्टाइज़र्स उस ऑडियंस सेगमेंट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने ऐड की टारगेटिंग के अंदर कुछ ऐसे ट्वीक्स लेके आऊँ, कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ कि मैं अपने कंपटीशन को ईदर इग्नोर कर सकूँ, या फिर मैं उसके पैरेलल में कोई नया रास्ता निकाल सकूँ, या फिर मैं अपने जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसको बढ़ाऊँगा, ज़्यादा बिड करूँगा, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं YouTube एड्स रन कर रहा हूँ और एवरेज CPM चल रहा है 1000 रुपीज़,
तो मैं अपनी बेट करूँगा 1200 रुपीज़। इस तरीके से मेरा CPM जब हायर होगा तो मेरे ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस मिलेंगे, ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि वो ऐड रन हो सके। सेकंड मैट्रिक्स पे आते हैं, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि आउट ऑफ 1000 पीपल जिन्होंने आपका ऐड देखा, कितने फीसद लोगों ने उस पर क्लिक किया। क्लिक थ्रू रेट हर ऐड इंडस्ट्री, हर ऐड टाइप के हिसाब से अलग हो सकता है। जैसे गूगल सर्च PPC के अंदर 1 to 3% एवरेज क्लिक थ्रू रेट चल रहा होता है एक टफ इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं जब ऐड मैट्रिक्स को देखूंगा तो अब इसमें से देखूंगा कि अगर मेरा क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अगर एवरेज मेरा हर हफ्ते 3% होता था और इस नए ऐड के लिए ये 6% है, उसका डबल है, यानी इस ऐड के ऊपर लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। या अब हो सकता है कि मेरा जो ग्राफिक है वो बहुत कैची है, या फिर मेरा सर्च टाइटल जो है वो बहुत कैची है, या लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस टाइप ऑफ नीश के अंदर, इससे मुझे ये पता चलेगा। लेकिन अगर लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट आपका लो आ रहा है, अब या तो आपने अपनी ऐड ग्राफिक के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर अपने टाइटल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है। उसके अंदर कुछ ऐसा कैची या कुछ ऐसा क्रिएटिव ऐड करना है ताकि लोग ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लें। क्योंकि अगर आपका क्लिक थ्रू रेट लो होगा तो इसी से रिलेटेड एक मैट्रिक्स और है, CPC, यानी कॉस्ट पर क्लिक, यानी एक क्लिक लाने में आपकी जेब में से कितने पैसे खर्च हुए। जैसे ही आपका क्लिक थ्रू रेट नीचे आना शुरू होगा, आपका कॉस्ट पर क्लिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। आसान अल्फाज में इसको ऐसे समझ लेते हैं कि गूगल एड्स की नज़र में जब वो देख लेता है कि इस ऐड को दिखाने पे ज़्यादा लोग इस पर क्लिक नहीं कर रहे, यानी पहले अगर 1000 लोगों को दिखाओ और 3% लोग क्लिक कर लेते थे, अब 1000 लोगों को दिखाने पे सिर्फ 1% लोग क्लिक कर रहे हैं, यानी ज़्यादा लोगों को दिखाने में आपके पैसे ज़्यादा सर्फ होंगे। ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से आपका कॉस्ट पर क्लिक बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका क्लिक थ्रू रेट आपने बढ़ा दिया, आपने मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट पर क्लिक आ रही थी $10 और आपका क्लिक थ्रू रेट था 3%, अब आपने अपने ऐड के अंदर चेंजेस करे, आपने बोला नहीं, कॉस्ट पर क्लिक और CTR जो है मेरा बहुत ज़्यादा है, अब मैं अपने ऐड के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दीज मैट्रिक्स। मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट की, मैंने अपने टाइटल्स नए डाले, नया क्रिएटिव डाला, अब टेस्टिंग शुरू की। अब मैं इसके अंदर देखूंगा अगर मेरा क्लिक थ्रू रेट CTR बढ़ रहा है तो खुद ब खुद कॉस्ट पर क्लिक नीचे आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल की नज़र में या फेसबुक की नज़र में पहले 1000 लोगों को ऐड दिखाओ तब उसमें से 3 लोग क्लिक करते थे, अब 500 लोगों को ऐड दिखाओ और 6 लोग क्लिक कर देते हैं। इसी वजह से भाई जब गूगल के एंड पे कॉस्ट कम लग रही है तो हमारी जेब से भी पैसा कम सर्व हो रहा होगा। तो ये फ़ायदा होता है CTR और CPC को समझने का। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स थे जो ऑन अ डे टू डे लाइफ एज अ डिजिटल मार्केटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, आपस में बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के अंदर भी इस प्रीवियस डेटा को या करंटली ऐड रन करते हुए हम अपने जहन में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। आप जितनी जल्दी समझ लें, याद कर लें, उतना ज़्यादा बेहतर है। इनिशियली अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने पास एक लिस्ट बना लें, ब्लूप्रिंट लगा लें अपने पास लिख के, क्या इनकी बेसिस पे डिसीजन मेक करना है और ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। ये चीज़ें आप समझ लें तो आपकी प्लानिंग के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत आपके अंदर चेंजेस आएंगे, इम्प्रूवमेंट आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना रखिए बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।